Hello friends, welcome back to Mithnoi. So friends, I'm back with a new video. So लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. तो आज मैं आपके लिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस लेके आई हूँ. क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज from a committee of 8 person, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman assuming one person cannot hold more than one position. अब ये सारे क्वेश्चन जो है वो परमुटेशन पे बेस्ड है, मतलब अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करनी है हमें. तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही पूछा गया है. फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सनस, टोटल मेरे पास एक कमेटी में 8 लोग हैं. इन हाउ मेनी वेज, मैं उनमें से मुझे क्या करना है, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन को चूज़ करना है. और इसमें मुझे ये एज्यूम करके चलना है कि जो एक पर्सन है वो एक ही पोजीशन पे होगा. मतलब अगर मैं इसको पिछले क्वेश्चंस के साथ कंपेयर करूं तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऐसे कह सकते हैं कि रिपीटेशन जो है वो हमारे पास अलाउड नहीं है. तो हमें क्या करना है, देयर आर टोटल 8 पर्सन्स और उनमें से मुझे कोई 2 पर्सन जो हैं वो 2 मेन पोजीशंस पे बिठाने हैं. ठीक है, मतलब मुझे अरेंज करने हैं. 8 में से कोई 2 अरेंज करने हैं. जब हमने परमुटेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था व्हेन देयर आर n टोटल ऑब्जेक्ट्स एंड वी हैव टू टेक r एट दैट टाइम. ठीक है, तो हम कैसे लिखते थे, NPR. ठीक है, और ये हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन देयर इज़ नो रिपीटेशन. ठीक है, व्हेन रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड. तो मैं क्या लिख सकती हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. तो बस मुझे यहाँ पे वही अप्लाई कर देना है. अब यहाँ पे और कोई भी कंडीशन नहीं है तो मैं इजीली यहाँ पे कर सकती हूँ. देयर आर, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टोटल पर्सन्स इन अ कमेटी कितने हैं, 8 है. ठीक है, और उनमें से मुझे कितने चूज़ करने हैं, आई हैव टू चूज़, वी हैव टू चूज़ अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन. मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि ये n की वैल्यू है. ठीक है, तो हेयर r की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, r की वैल्यू होगी 2. r की वैल्यू 2 कैसे होगी, जब हमने ये परमुटेशन का फॉर्मूला पढ़ा है तो n जो है यहाँ पे, n जो है वो किसके लिए लिखते हैं, n किसकी नोटेशन है, n मतलब हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से मुझे कितने चूज़ करने हैं. ठीक है, कितने अरेंज करने हैं, तो वो r होते हैं. तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि n मेरे पास टोटल 8 पर्सन है और उसमें से मुझे कोई 2 अरेंज करने हैं. एक को मुझे चेयरमैन की पोजीशन पे बिठाना है और दूसरे को वाइस चेयरमैन की पोजीशन पे. तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज total number of ways in which we can choose a chairman and a vice chairman is equals to 8p2. ठीक है, देयर आर 8 टोटल पर्सन्स और 8 टोटल मेंबर्स एंड आई हैव टू टेक 2 आउट ऑफ देम. तो कैसे लिख सकते हैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमने कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है कि फर्स्ट पोजीशन पे किसको बिठाना है, सेकंड पे किसको बिठाना है. तो यहाँ पे बस यही है कि एक पर्सन जो है वो एक ही पोजीशन पे बैठ सकते हैं. तो मतलब रिपीटेशन नहीं है हमारे पास. तो ये क्वेश्चन हम सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में अगर चेक करें तो 6 फैक्टोरियल बनता है, राइट. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ. और अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा, 56. तो देयर आर 56 वेज इन विच वी कैन चूज़ अ चेयरमैन ए वाइस चेयरमैन व्हेन देयर इज़ नो रिपीटेशन. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज़ फाइंड n. हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ़ हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है, n-1 p3 इज़ टू, ये रेशो है, इज़ टू n p4 इज़ इक्वल्स टू 1 इज़ टू 9. तो मेरे पास ये कंडीशन गिवन है जहाँ से मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम कैसे कर सकते हैं, तो मुझे 2 परमुटेशंस की रेशो दी गई है, उसके बाद मुझे फाइंड करने के लिए बोला है n फाइंड करो. तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें यहाँ पे 2 परमुटेशंस की रेशो दी गई है और वहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है n.
तो कैसे लिख सकते हैं इसको? अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँ, बस मुझे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी है और मेरे पास इजीली n की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? गिवन n माइनस 1 p3 इज़ टू n p4 इज़ इक्वल्स टू 1:9। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकती हूँ तो मैं कैसे लिखूँगी? n माइनस 1 n p r n, अगर मैं यहाँ इसको इसके साथ कंपेयर करूँ, n माइनस 1 p3 को n p r के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? n p r इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे मेरे पास n की प्लेस पे n माइनस r है। मैं अगर यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए n माइनस 1 p3। अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं, तो जो n की प्लेस पे है वहाँ पे n की प्लेस पे यहाँ पे n माइनस 1 है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट? यही होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो डिनोमिनेटर में इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इज़ इक्वल्स टू 1/9। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? n माइनस 1 फैक्टोरियल और ये n। अच्छा, हमारे पास अगर मैं n फैक्टोरियल को सॉल्व करूं, जैसे अगर मैं 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करती हूं तो मेरे पास क्या आएगा? 3 इंटू इससे एक छोटा, ठीक है, 3 इंटू इसका कंजेक्टिव इससे स्मॉलर कौन है? 2, राइट? 2, और इससे छोटा 1। तो मैं जब 3 फैक्टोरियल सॉल्व करती हूँ तो मैं इस नंबर से लेके एक माइनस एक सब्ट्रैक्ट करते जाती हूँ और मैं कहाँ तक जाऊँगी? 1 तक जाऊँगी। सेम वे में अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ तो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल को अगर मैं ऐसे लिखूँ, डिनोमिनेटर में कर लेते हैं सॉल्व, n माइनस 1 माइनस 3 कितना हो गया? n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल, जैसे यहाँ पे आ जाओ, 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करने के बाद 3 फैक्टोरियल कैसे आएगा? 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, मतलब 3 से एक छोटा। तो अगर यहाँ पे n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल से n से छोटा एक क्या हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट? एक उसमें से माइनस कर दो, मतलब 3 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 3 में से एक माइनस कर दिया। सेम वे n फैक्टोरियल है तो n इंटू n में से 1 माइनस कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/9। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? n माइनस 4 इसके डिनोमिनेटर में है और n माइनस 4 फैक्टोरियल इसके डिनोमिनेटर में, तो मैं यहाँ से दोनों को कैंसिल कर सकती हूँ। ऑल्सो n माइनस 1 फैक्टोरियल यहाँ पे है एंड n माइनस 1 फैक्टोरियल ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ n माइनस 1, मैं यहाँ से डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ से क्लियर नहीं होगा कैसे हुआ है तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके लिख देती हूँ आपके लिए। डिनोमिनेटर में n माइनस 4 फैक्टोरियल, अब ये जब यहाँ पे आएगा तो आपने पढ़ा होगा जब ये डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आ जाता है। तो क्या आ जाएगा? n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल और इक्वल्स टू 1/9। अब जो यहाँ से कैंसिल होती हैं टर्म्स वो कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/n इक्वल्स टू 1/9। और अगर यहाँ से कंपेयर करें दोनों को तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। तो ये हमारे पास n की वैल्यू होगी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। यहाँ पे 1/9 इक्वल्स टू 1/n इक्वल्स टू 1/9 है, तो मैं अगर दोनों का रेसिप्रोकल लेती हूँ तो n इक्वल्स टू 9 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन हमारा एग्ज़ाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ फाइंड r। मुझे क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी, सेकेंड जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूँगी आपके लिए। फाइंड r इफ़ 5pr इक्वल्स टू 2 इंटू, ये 2 इंटू है, 2 इंटू मीन्स ये 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 2 इंटू है तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ आपके लिए और भी क्लियर हो जाएगा।
तो 5PR इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 6PR माइनस 1, और मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिख लेते हैं 5PR कंपेयर करो NPR के साथ, तो 5PR को कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R, तो मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस R फैक्टोरियल इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 6, और इसको भी वापस से इसके साथ कंपेयर करेंगे तो NPR n की प्लेस पे यहाँ पे 6 है और R की प्लेस पे R माइनस 1, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस R माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 फैक्टोरियल, राइट। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अभी नेक्स्ट चलते हैं। दिस इम्प्लाइज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस R फैक्टोरियल इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू, अच्छा मैं ये 6 फैक्टोरियल को क्या मैं 5 फैक्टोरियल बना सकती हूँ ताकि मैं दोनों तरफ से इसको कैंसिल कर सकूँ। तो 6 फैक्टोरियल को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगी, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल है यहाँ पे 6 माइनस R प्लस 1 का, तो 6 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 7 माइनस R फैक्टोरियल, ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे यहाँ से थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं किसी तरह से इसके डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और ऐसी टर्म्स बनाने की कोशिश करूँगी कि दोनों तरफ से जो है वो सेम टर्म्स बन जाए और वो इजीली कैंसिल हो जाए। तो 1 अपॉन 5 माइनस R फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 2 इंटू 6 इज़ 12, एंड यहाँ पे देखते हैं 7 माइनस R है, और अगर मुझे इससे जब मुझे यहाँ पे फैक्टोरियल सॉल्व करना है तो मैं ऐसे लिखूँगी 7 माइनस R इंटू इससे एक छोटी टर्म मतलब -1, तो 7 माइनस R माइनस 1, राइट, और इससे एक छोटी टर्म 7 माइनस R माइनस 1, R माइनस 2 सॉरी, ठीक है, और ये फैक्टोरियल। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे LHS में 5 माइनस R फैक्टोरियल है और मुझे किसी तरह से RHS में 5 माइनस R फैक्टोरियल बनाना है। तो मैंने कैसे सॉल्व किया, 7 माइनस R फैक्टोरियल है तो 7 माइनस R इंटू 7 माइनस R और उसमें से 1 माइनस कर दिया, नेक्स्ट 7 माइनस R और उसमें से 2 माइनस कर दिया। और अगर मुझे इससे आगे जाना होता तो मैं कैसे लिखती है 7 माइनस R माइनस 3 फैक्टोरियल, लेकिन क्योंकि मुझे LHS को देख के सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पे 5 माइनस R तक ही जाऊँगी। दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन 5 माइनस R फैक्टोरियल इज़ इक्वल्स टू 12 अपॉन, सॉल्व कर लेते हैं, 7 माइनस R माइनस 1 है तो 7 में से 1 माइनस कर दिया तो 6 माइनस R, एंड इसके डिनोमिनेटर में 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 माइनस R फैक्टोरियल। अब ये 5 माइनस R और ये 5 माइनस R फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है जब इसको LHS में लाएंगे तो यहाँ पे आके ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे डिवीजन में है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R इज़ इक्वल्स टू 12। सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी मल्टीप्लिकेशन है। पहले 7 से थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखती हूँ, पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस R के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 6 इज़ 42 माइनस 7R माइनस 6R प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टू 12। दिस इम्प्लाइज 42 और ये, अच्छा पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 42 माइनस 13R प्लस R स्क्वायर, यहाँ से इसको शिफ्ट करेंगे अगर LHS में तो ये यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा तो इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, R स्क्वायर माइनस 13R, 42 माइनस 12 इज़ 30 प्लस 30 इक्वल्स टू 0।
अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स आएंगे हमारे पास, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बहुत सारे वेज हैं। हमने 3 वेज पढ़े थे जब हमने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, तो वहाँ पे हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और वाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड वाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट। तो हम यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे क्योंकि वो सबसे इजी है और वो बहुत ही शॉर्ट मेथड है। तो आर स्क्वायर, अब मुझे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करनी होती है, सेंटर वाली टर्म को स्प्लिट करना है, इस तरह से स्प्लिट करना है कि मेरे पास जो है मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो 30 आना चाहिए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 13 बनना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे इसको, 10r माइनस 3r, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ उसको तो मेरे पास क्या आएगा, -10 -3 -13 भी बन जाएगा। और मेरे पास मुझे यहाँ पे देखना होता है, यहाँ पे c की प्लेस पे कौन है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं पूरा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये क्लास 10th का टॉपिक है और आई होप सबको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आती है। -10r -3r + 30, अच्छा अगर मैंने इसको स्प्लिट किया है तो -10 -3 13 भी हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 × -3 30 भी हो जाएगा। तो हमारे पास वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इन दोनों में से मैं r को कॉमन कर सकती हूँ और इन दोनों में से मैं 3 को, तो यहाँ से r को कॉमन किया तो r -10 रहेगा, एंड इन दोनों में से मैं -3 करती हूँ तो r -10 विच इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ r -10 जो है वो कॉमन में है, तो मेरे पास r -3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास 2 चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 आता है, जैसे आपने पढ़ा वो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो उनमें से इधर फर्स्ट वाला 0 है और सेकंड 0 है, राइट। कैसे पढ़ा था हमने, a × b अगर 0 आ रहा है तो मतलब या तो a 0 है यहाँ पे या तो b, मतलब अगर मैं लिखूँ 1 × 2 तो 2 आ रहा है ना, तो अगर 2 × सम नंबर इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो मतलब ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे 0 होगा, और 2 × यहाँ पे कुछ करने पे आंसर 0 आ रहा है तो मतलब यहाँ तो ये 0 होगा। तो मतलब क्या होता है हमारे पास जब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आता है तो हमारा वहाँ से ये मतलब निकलता है कि इधर फर्स्ट 0 है और सेकंड 0 है, और तो कोई कंडीशन नहीं है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ तो मेरे पास r -10 0 है और r -3 0 है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इधर r -10 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज r की वैल्यू 10 हो जाएगी, और r -3 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज r की वैल्यू +3 हो जाएगी। लेकिन अगर आपने परमुटेशन की डेफिनेशन ध्यान से पढ़ी है, जिसमें हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, जब हम ये NP-r लिखते हैं तो उसके साथ ही हमने एक कंडीशन लिखी थी कि ये जो r है ये <n होता है और <0 होता है, राइट। जब मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी परमुटेशन की तो हमने एक कंडीशन उसके साथ पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि ये जो r होता है कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने टोटल हैं उसके इक्वल है उससे लेस, राइट। तो अगर मैं इसको कंडीशन को यहाँ पे अगर कंपेयर करूँ तो मेरी जो r की वैल्यू है वो तो n से स्मॉलर होनी चाहिए, तो मतलब n की वैल्यू अगर यहाँ पे 5 है तो r की वैल्यू से स्मॉलर ही होनी चाहिए, तो मतलब r की वैल्यू 10 जो है वो नहीं हो सकती, राइट। तो ये वाली नहीं हो सकती, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। नेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, एक ही लाइन बचती है यहाँ पे, r = 10 है अगर यहाँ पे, तो अगर हाँ बट ऐसे लिख सकती हूँ, बट r जो है वो 10 के इक्वल नहीं हो सकता, राइट। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो r जो है वो क्या होता है, n से <= होता है और <= होता है। मतलब ये जो r की वैल्यू है वो n से ग्रेटर नहीं हो सकती, n से स्मॉलर होगी या n के इक्वल हो सकती है। बट यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो 10 आ रही है, बट n की वैल्यू जो है वो तो 5 है, राइट। तो r की वैल्यू फिर कौन सी हो सकती है, r की 2 ही वैल्यू आई हैं, या तो 10 या तो 3, बट अगर वो 10 पॉसिबल नहीं है तो फिर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयरफॉर r = 3। तो मेरे पास यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी नेक्स्ट की जो 3 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 है। ये 7 अभी हाफ मैंने सॉल्व किया है, 7 का सेकंड पार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूँगी। सिंप्लीफिकेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा कुछ ट्रिक्स नहीं लगानी है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। आपके पास खुद ही ये वैल्यूज़ जो हैं आपके पास आ जाएंगी। हाँ, आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आना चाहिए। क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक अगर आपको सॉल्व करना आती है, आपको ज़रूरी नहीं है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है। जिन बच्चों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आती है, मेथड नहीं आता है, वो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाय।